हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मुशीरुद्दीन आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है एडुकेटरी बीटा। नाम से बिल्कुल क्लियर है, हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम है एडुकेटरी, जो कि स्थित है बीटा में। इस इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक ही कैंपस में होती है, जो इस इंस्टीट्यूट का सबसे मेन फीचर है। मेन फीचर कहने का मतलब चारों सब्जेक्ट एक ही कैंपस में बीटा में किसी और संस्था में अवेलेबल नहीं, दो है या एक है, इस तरह से है। लेकिन हम लोगों ने पहली बार चारों सब्जेक्ट एक ही कैंपस में पढ़ाने की शुरुआत इस कोचिंग से की, और इस कोचिंग को बनाने का मेन मकसद भी वही था कि लोगों का टाइम बचे, स्टूडेंट्स का टाइम बचे, पैसा बचे, और एक ही जगह पे आके अपनी सारी स्टडी को कंप्लीट करें। ये इंस्टीट्यूशन मेनली 11-12 की प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है। IITs और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है, और इस इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन आज से लगभग 3 या 3.5 साल पहले दिया गया था, और आज ये इंस्टीट्यूट बीटा में सबसे अच्छे मकाम पे है। अब मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में दे दूं। हमारा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद मुशीरुद्दीन है। हमने अपनी सारी एकेडमिक डिग्रीज़ जो भी की, अपनी पढ़ाई की है, वो हमने CBSE बोर्ड से की। हमने 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय बीटा और केंद्रीय विद्यालय दानापुर से कंप्लीट किया। उसके बाद हमने बीटेक किया, यानी मैंने इंजीनियरिंग की। सिविल ब्रांच था हमारा, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है हमारे पास। उसके बाद हमने मास्टर्स किया, यानी MTech। वहाँ हमारा ब्रांच था CTM, यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और उसके बाद हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, यानी हमारा जो पहला एक्सपीरियंस टीचिंग का रहा वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने पढ़ाया लगभग 2 साल 2.5 साल। साथ ही साथ हमने कुछ दिनों तक कुछ बच्चों को प्लस टू के बच्चों को भी पढ़ाया। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ 11-12 के बच्चों के ऊपर, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाने का तरीका था वो ऐसा कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड टीचर के लिए नहीं था। वहाँ मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ाना होता था, तो बहुत ख़ास वहाँ पे एक्सपीरियंस मिल नहीं सकता था। इसलिए हम लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की। आपको मैंने छोटा सा आइडिया कोचिंग के बारे में भी दे दिया, अपने बारे में भी दे दिया। जहाँ तक बात कोचिंग के रिज़ल्ट की है, तो 12th में तो कहीं आपको शायद ही पिछले 3 साल में इस कोचिंग में किसी का रिज़ल्ट ख़राब हुआ, मतलब लगभग 100% रिज़ल्ट हर साल रहा। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने पहली बार बीटा जैसे शहर में IIT और मेडिकल में अपना रिज़ल्ट दिया, यानी हर साल लगभग 4-5 बच्चे IIT और 2-3 बच्चे मेडिकल में सेलेक्ट होते हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जो कि इस बीटा जैसे शहर में बहुत बड़ी बात है। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, मैं इस इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स का फैकल्टी हूँ, यानी मैं डील करता हूँ फ़िज़िक्स से। देखिए, ये एक वीडियो लेक्चर है, फेस टू फेस इंटरेक्शन तो है नहीं, तो बहुत सारी बातें जो हैं वो बस सुनकर और एक्सप्रेशन से ही समझा जा सकता है। हम लोग बिल्कुल आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बस आपको इतना बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है वो साइंस के सारे सब्जेक्ट का किंग माना जाता है, फ़िज़िक्स। अगर आप फिज़िक्स को बेहतर ढंग से नहीं समझोगे तो आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा, और फिज़िक्स को अगर बेहतर से समझना है तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब फिज़िक्स में मेनली 2 पोर्शन होता है। एक होता है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और एक होता है उसका न्यूमेरिकल पोर्शन। अब ज़्यादातर बच्चे जिनसे तुम मिलोगे वो ये कहेंगे फिज़िक्स की थ्योरी तो समझ में आती है, लेकिन न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। न्यूमेरिकल कितना भी ट्राई करते हैं, सर जो बता देते हैं बन जाता है, बाकी जो हम खुद से ट्राई करते हैं तो नहीं बनता, या एग्ज़ाम में नहीं बन पाता है। तो थोड़ी बात उसके बारे में भी करते हैं। देखो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, तुमने सुना होगा। जैसे हमने बात करी थ्योरी की और न्यूमेरिकल्स की, तो देखो थ्योरी बस जस्ट ऐसा ही है। मान लो कि तुम्हें स्विमिंग सीखना है, फिजिक्स की बात नहीं करते हैं, थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें स्विमिंग सीखना है, तुम टीचर के पास गए, और जो टीचर जो तुम्हें स्विमिंग सिखा रहा है उसने तुमको सबसे पहले स्विमिंग करने का बेसिक आइडिया दिया, तो वो एक थ्योरी था। उसने बताया कि हाँ, पानी में डूब जाना है या उछल के चले जाना है, हाथ पैर मारना है, और तुमको सिखाया। तो एग्जाम में मान लो तुमको लिखने आया स्विमिंग कैसे करते हैं, तो टीचर ने तुमको बताया था, वो थ्योरी था, फटाफट सब कुछ लिख दिया, पूरा नंबर आ गया। लेकिन न्यूमेरिकल कैसा है? न्यूमेरिकल ऐसा है कि अब आपको पानी में कूद कर स्विमिंग करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2000 बार ऐसा भी होगा शुरू में तुम डूब जाओगे, लेकिन जब तक पानी में कूद के तुम खुद से स्विमिंग नहीं करोगे तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा कि असल में स्विमिंग कैसे होता है। सेम वैसे ही न्यूमेरिकल में है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, हो सकता है बोर्ड पे टीचर बता दे न्यूमेरिकल, तो बोर्ड पे न्यूमेरिकल बताने का मतलब ऐसा ही है कि टीचर आपको स्विमिंग करने के लिए बताया और खुद पानी में कूद गया, और टीचर ही तुमको तैर के दिखा दिया कि देखो ऐसे से तैरा जाता है, तो तुम तो देख लिए।
कि सर हमको बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा भी जाता है स्विमिंग और ऐसे ऐसे स्विमिंग किया जाता है, तो तुम तो खुद उस पानी में गए नहीं। तो सेम ऐसा ही हो जाता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फिज़िक्स उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। आज हम जो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट, इसमें हम कुछ बात आपको बताएंगे। हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स के वो बेसिक पोर्शन के ऊपर जो आपने शायद क्लास 10th में नहीं पढ़ा हो, कुछ नया ब्रांच हो, जिसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है क्लास 12th की फिज़िक्स में या क्लास 11th की फिज़िक्स में। यानी हम 11th के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक पोर्शंस, यानी मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे जिसे कहा जाता है मैथमेटिकल टूल्स। यानी हमारी पढ़ाई जो स्टार्ट होगी वो डायरेक्ट हम आपको फिजिक्स के चैप्टर पर लेकर नहीं जाएंगे, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 या नंबर 2 से वैसे स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताएंगे, क्योंकि अगर आपके अगल बगल कोई सीनियर होगा जो साइंस का स्टूडेंट होगा, उससे पूछेगा तो बताएगा कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल एनालिसिस, यानी मैथमेटिक्स का बहुत सारा पोर्शन जो आपने पहले शायद ना पढ़ा हो। तो हम ये जो लेक्चर लेकर आए हैं, हमारा कहने का मेन मकसद यही है कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल टूल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप फिजिक्स की स्टडी करना चाहते हैं, फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल और थ्योरी पे कमांड रखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन यानी कि कह लीजिए कि फिजिक्स का हार्ट यानी कि दिल मैथमेटिक्स होता है। और कहिएगा अगर कि मैथमेटिक्स का हार्ट क्या होता है, तो वो कैलकुलस होता है, जिसका नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। कैलकुलस मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसको लेकर मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। उसी ब्रांच यानी कैलकुलस का हमने एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे लिया है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। जिसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। और हमने कहा था कि जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स में जिसका यूज़ होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में या मैथमेटिकल टूल में आपको हम डिफरेंशिएशन बताएंगे, इंटीग्रेशन बताएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएंगे, ग्राफ बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, कुछ अलजेब्रा बताएंगे। इतना सब कुछ जब जमा हो जाएगा तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगा, वेक्टर। जब इतनी बातें जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर समझ सकते हो। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग चल नहीं सकते। या फिर से देखो, हम एक एग्जाम्पल देकर तुमको समझाते हैं। मान लो हमारे पास में एक मशीन है और उस मशीन के बारे में जानना है, और मान लो उस मशीन को अगर खोलना पड़े, तो उस मशीन को खोलने के लिए तुम क्या करते हो? जा करके कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लाओगे खोलने का, तब ना मशीन को खुलेगा, उसके बाद ना हम उसमें कुछ देख पाएंगे। तो वैसे ही फिजिक्स में अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा मैथ्स का। मैथ्स में अगर आपका हाथ तंग रह गया तो फिर आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वही हो जाएगा कि आप पढ़िए बस, ऐसे थ्योरी लिखिए, और तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो चलिए, हमने डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा है, और ये सबसे इजी डेफिनेशन है, किसी बुक में ये मिलेगा नहीं, लेकिन हमने आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में इसको यहाँ पर रखा है। ये डेफिनेशन कहता है डिफरेंशिएशन है क्या? तो ये एक प्रोसेस है जो अलाउ करता है रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज क्या चीज़ है यहाँ पे, ये बिल्कुल नई बात है आपके लिए, तो इस रेट ऑफ चेंज को भी हम समझेंगे। और रेट ऑफ चेंज किसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं? तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जितना भी इसमें टर्म लिखा हुआ है जो आप पहले से नहीं जानते हो, उसके बारे में पहले बात कर ले, तब आपको ये डेफिनेशन शायद और अच्छे से समझ में है। यानी इसमें टर्म आया एक वेरिएबल, तो हम आपको यहाँ पे दो बेसिक बात समझाते हैं। पहला एक टर्म हमारे पास है कांस्टेंट। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आप लोग यूज़ भी करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? तो देखिए, कांस्टेंट वैसी क्वांटिटी होती है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के दरमियान, मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान चेंज ना हो, उसकी वैल्यू बदले नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे पाई, अब कुछ भी कर लीजिए ना, पाई का वैल्यू 3.14 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यानी कांस्टेंट अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा दैट क्वांटिटी which remain unchanged during mathematical operation। जितने भी डेफिनेशन हम बोर्ड पे आपको दे रहे हैं, ये सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए।
और हम पहले से कह चुके हैं कि ये सारा डेफिनेशन दुनिया किसी किताब में नहीं है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा जो भी बात हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं। अब कांस्टेंट जो है उसका एग्जांपल मैंने पाई दिया, या जितना भी नंबर आप जानते हो ना 0 से लेकर 9 तक, वो सब कुछ किस में आता है? कांस्टेंट में आता है। लेकिन पढ़ना तो हमें वेरिएबल है, तो देखो वेरिएबल क्या होता है। दूसरा यहाँ पे टर्म है वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन के दरमियान चेंज हो। अगर चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट, और अगर चेंज हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं द क्वांटिटी whose वैल्यू changes during mathematical operation। तो ये तो हम समझ गए। वेरिएबल का एग्जांपल क्या है? जैसे आप इक्वेशन पढ़ते थे x = y + 1, y = x² + 3, तो वहाँ y और x सब क्या होता था? वेरिएबल होता था। तो चलिए वेरिएबल तो समझ गए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के टाइम चेंज करेगा और ये चेंज नहीं करेगा। फिजिक्स में इसका कैसे इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स से कैसे जोड़ के इसको पढ़ें? तो देखो सबसे पहला ही जो ब्रांच है फिजिक्स का वो मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में जैसे ही आप मोशन या रेस्ट का डेफिनेशन लिखते हैं तो 11th की बुक में लिखता है डेफिनेशन में, मोशन का मतलब इफ़ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर आपका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, वेरी कर रहा हो, तो आ गया ना वेरिएबल। यानी अगर आपका पोजीशन टाइम के साथ वेरिएबल है तो आप मोशन में नहीं है, तो आप मोशन में नहीं है, यानी वेरिएबल का टर्म वहाँ आएगा फिजिक्स के डेफिनेशन में। और वो वेरिएबल आपको समझना कहाँ है? मैथमेटिकल टूल के डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक से। तो वेरिएबल आपको क्लियर है। अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज को थोड़ा हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन लिख दिया y = x + 9, या कुछ भी आप लिख लीजिए अपने मन से कोई भी एक एग्जाम्पल। अगर हम कहें यहाँ पे पुट x = 0, सीधी सी बात, x का वैल्यू कितना कर दो? 0, तो y खुद ब खुद चेंज होके 9 हो जाएगा क्या? अगर x को 0 रखोगे तो y खुद ब खुद चेंज होके क्या हो जाएगा? 9। यानी x के बदलने से कौन बदल गया? y। यहाँ नोट करने वाली बात यह है, जो बात आपने शायद ऐसा इक्वेशन आपने देखा हो लेकिन इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया हो 9th और 10th में, लेकिन अब इस बात पे यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आपने बदला x को, बदल गया y। वैसे ही अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 कर दें तो y सीधा 10, 1 + 9 10। यानी कहने का मतलब ये है कि x के बदलने से y बदल रहा है ना, और x और y दोनों वेरिएबल है। तो आपसे कोई पूछेगा कि y के बदलने का रेट क्या है x के साथ? फिर से सुनिए, आप कह रहे हो हम x को बदलेंगे y बदलेगा, तो क्वेश्चन ये बन सकता है ना, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के कितने बदलाव के लिए y में कितना बदलाव है? तो इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। कैसे तो हम बार बार करेंगे नहीं कि ये 0 होगा तो 9, 1 होगा तो 10, तो यहाँ 1 के हिसाब से रेट चेंज हो रहा है। ऐसा इक्वेशन आ जाएगा जिसको आप इतना ईजिली देख भी नहीं पाओगे। यानी हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला भी अवेलेबल होना चाहिए जो हमें इस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के बदलने से y बदल रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है मैथमेटिक्स का जिसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। एक टर्म क्या आता है यहाँ पे? फंक्शन। अब ये एक ऐसा टर्म है ना जो आता है मैथमेटिक्स में बहुत बार, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़ने के बावजूद ये फंक्शन क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि फंक्शन असल में है क्या चीज़। तो देखो फंक्शन, अगर कुछ भी कहीं पे भी आपको फंक्शन देखना हो तो बस ऐसे देखना आप कि कौन किस पे डिपेंड किया। जो जिस पे डिपेंड करता है वो उसी का मैथ फंक्शन कहलाता है। बस इतना ही में बात खत्म, इसमें ज़्यादा घूमने वाली बात नहीं है। तो आप देखो इस इक्वेशन में x के बदलने से कौन बदला y, x के बदलने से कौन बदला y, तो हम कह सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x बदल देंगे y बदल जाएगा, तो हम कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो y इज इक्वल्स टू, एक f बना देना ब्रैकेट में x। इसे क्या पढ़ते हैं? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और ये हम तभी लिखेंगे जब x के बदलने से y बदलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहता y = 9,
तो क्या वहाँ पे ये बात लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। 9 एक कांस्टेंट है ना जी, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये बदल भी नहीं करेगा। तो जब बदलेगा ही नहीं तो फिर क्या हम लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x? नहीं। यानी y एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, और x का फंक्शन y है, और x के बदलने से y बदल रहा है। और हमारा जो मूल प्रश्न है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसी रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस में? डिफरेंशिएशन में। और उसे लिखेंगे कैसे तो समझना है। यहाँ पे देखो, अगर y x का फंक्शन हुआ और हमसे कहा जा रहा है कि y x के कितना बदलने से y कितना बदला, तो उसे मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक स्मॉल d और y लिखना, और नीचे में लिखना है स्मॉल d और x, dy बटा dx। इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ के लिए w, रेस्पेक्ट के लिए r, t के लिए 2, विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए, यानी हमें जाना तो यही था कि कैलकुलेट क्या करना है? dy बटा dx। यानी हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका एक नाम और है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बोला जाए या रेट ऑफ चेंज बोला जाए, बात एक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस दैट अलाउ द रेट ऑफ चेंज। बात बिल्कुल क्लियर है। विथ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल y का डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। अब हम आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे रेट ऑफ चेंज। तो समझाने का मकसद बस यहाँ पे ये था कि देखो, एग्जाम्पल में हमने y और x का एग्जाम्पल लिया है, y डिपेंड किया x पे, इसी कारण से हमने यहाँ पे dy बटा dx लिखा है। अब देखो, कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है? यहाँ पे वो लोग इस बात को रट लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बटा dx, तो वो गलत है। ये तभी लिखेंगे ना जब y किसका फंक्शन होगा? x का। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके सामने आ रही है। ये टर्म लिखना तभी सही है जब y x का अरे भाई, जब y x का फंक्शन होगा तब ना y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा। अब मान लो हम ऐसा एग्जाम्पल आपको देते हैं एक और। मान लीजिए x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरे पास में दूसरा एग्जाम्पल है। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो अब कौन किस पे डिपेंड किया? अगर हम t को बदलेंगे तो x बदलेगा, सीधा सा मतलब है। t को बदलते जाओ x बदलता जाएगा। इट मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ t, सीधा सा मतलब है। और अगर x t का फंक्शन होगा तो रेट ऑफ चेंज किसका निकलेगा? x का। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। यहाँ y फंक्शन था x का, तो y का रेट ऑफ चेंज निकला x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx लिखे। और अगर इक्वेशन रहेगा x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ dy बटा dx मत लिख देना। यहाँ किसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा? x का। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा dx बटा dt। ये है आपको समझाने का मतलब, ताकि आप कम से कम फंक्शन समझो। फंक्शन समझ के ये लिखो कौन किसका फंक्शन है, तो कम से कम आपको ये तो याद हो जाए या ये क्लियर हो जाए कि कब dy बटा dx कैलकुलेट होता है, कब dx बटा dt कैलकुलेट होता है, कब dy बटा d थीटा कैलकुलेट होता है, कब du बटा da कैलकुलेट होगा। यानी ये जो बेसिक बात है, पहले ये सब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो जितनी भी बातें बोर्ड पर लिखी हुई है, इन सारी बातों को आप अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको कुछ और एग्जाम्पल से इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आपको बहुत बेसिक बात बताया। हमने आपको dy बाई dx से भी इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि ये dy बाई dx आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी परेशानी इसको समझने में शुरुआत में आ सकती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल से हम इसका मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर 1-2 लेक्चर अगर आप लगातार देखोगे, उसके रूल्स को समझोगे, तो बहुत सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। तो इसीलिए भी घबराना नहीं है कि बिल्कुल एक नई चीज़ आ गई और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, फिर से थोड़ा हम इस dy बाई dx को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और इसको खोलते हैं। देखिए, हमने लिखा है टर्म dy बाई dx, और इसका मतलब हमने आपको क्या बताया? इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखा हुआ भी उधर कॉर्नर में। या इसका एक और नाम हमने आपको क्या बताया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट, चलो हम पूरा लिख देते हैं, टू x। देखिए, एक कन्फ्यूज़न और बच्चों को यहाँ पे होता है। लोगों को ये लगता है कि d एक अलग टर्म है और y एक अलग टर्म है। तो ये गलती मत कीजिएगा। d और y एक सिंगल टर्म है। d और y क्या है? एक
अकेला सिंगल टर्म है और dx एक अकेला टर्म है। dy को क्या पढ़ते हैं? जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि इक्वेशन फिर से हम लिख देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक एग्जाम्पल ले लो ऐसा कुछ। तो हमने कहा कि यदि आप x में बदलाव करोगे तो y में बदलाव होगा, x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज करेगा। तो dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y। फिलहाल इसका मतलब यही समझो, बाद में हम उसको टेंडिंग टू जीरो से भी जोड़ेंगे, लेकिन अगर अभी हम वहाँ तक लेके चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिर्फ आप ऐसा समझना, dy को क्या पढ़ेंगे? वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx को क्या पढ़ते हैं? वेरी स्मॉल चेंज इन x। अब ये चेंज इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि आप अज्यूम भी नहीं कर सकते, बहुत स्मॉल होता है, बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो होता है। तो देखो हमने दोनों टर्म को अलग अलग लिख के आपको समझा दिया। अब दोनों को एक साथ क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी बात क्लियर हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए सिर्फ अगर कोई बोले d बटा dx को क्या पढ़ते हैं? d बटा dx, देखिए हमने y हटा दिया, y को हमने ले लिया ब्रैकेट में। सिर्फ d बटा dx जो होता है वो ऑपरेटर होता है। इन सब का यूज़ आपको बाद में मिलेगा, बस आप इतना याद रखना कि d बटा dx, इस टर्म को छोड़ दीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। जैसे देखो आपको यहाँ जो टर्म लिखा है वो क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। समझिएगा यहाँ अच्छे से, देखिए dy बटा dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिर्फ d बटा dx को क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर। यानी ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेशन कर रहा है किसका? y का। समझना ऐसा है, ऑपरेटर है d बटा dx और ऑपरेशन किसका हो रहा है? y का। डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है? y का। ऑपरेशन हो रहा है y का, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है y का। यानी उसके अलावा अगर कोई टर्म रहेगा तो हम लोग, और y किसका फंक्शन है? x का। हमने पहले ही बताया y किसका फंक्शन है? x का। यानी जो भी ऑपरेशन होने वाला है वो x के ही रिस्पेक्ट में, यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो x के ही फंक्शन का होगा, उसके अलावा कुछ भी फंक्शन होगा तो उसके लिए हम लोग अलग रूल देखेंगे। तो बस फिलहाल आप इतना क्लियर कर लो कि dy बटा dx को पढ़ते क्या और ये टर्म कहलाता क्या। अब कुछ एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल देखिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल x इक्वल्स टू y प्लस 3। अब कोई कहेगा इसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट इट। सबसे पहले पहचानना कौन किसका फंक्शन है। तो देखो अगर y को चेंज करेंगे x चेंज हो जाएगा। उस इक्वेशन में क्या था? उस इक्वेशन में y x का फंक्शन था, लेकिन इस इक्वेशन में x y का फंक्शन है। बस यही समझना है आपको। y को बदलेंगे तो x बदल जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा? कौन किसका फंक्शन है यहाँ पे? तो x हमारा फंक्शन है किसका? y का। और यदि x फंक्शन y का होगा तो y के बदलने से कौन बदलेगा? x। तो यहाँ हम लोग dy बटा dx कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो कब कैलकुलेट करते हैं? जब ऐसा इक्वेशन होता। अब ये इक्वेशन पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। क्या कैलकुलेट होगा यहाँ पे? dx बटा dy, यानी यहाँ कैलकुलेट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ बदलेगा कौन? x y के बदलने से। अगर y को बदल दोगे तो कौन बदलेगा? x। तो उसे डिफ्रेंशिएशन की भाषा में क्या लिखेंगे? dx बटा dy। आपको बस लिखने के लिए सीखना होगा। अगर लिखना नहीं जानोगे तो हर जगह तुम वही काम करोगे, कुछ भी फंक्शन रहेगा तुम लिख दोगे dy बटा dx। तो वो कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। dy बाई dx तभी लिखेंगे जब y x का फंक्शन होगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, y इक्वल्स टू साइन थीटा। अब यहाँ बताइए कौन किसका फंक्शन हुआ? तो सीधा सा मतलब है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि y जो ना साइन थीटा का फंक्शन हो गया। तो साइन थीटा का फंक्शन नहीं हुआ, बदलेगा कौन? चेंज किसको कर सकते हैं? तो देखिए जब भी हम चेंज करेंगे तो थीटा को ना चेंज करेंगे। थीटा का वैल्यू बदलता है ना, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो जो बदलता है वेरिएबल उसी का फंक्शन होता है ना। तो देखो इधर कौन है? y। किसके बदलने से y बदलेगा? थीटा के बदलने से। तो हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। y किसका फंक्शन होगा? थीटा का। और जब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो किसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो y फंक्शन है थीटा का, तो यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, जो इस साइड होता है। याद रखना, ऐसे शॉर्ट ट्रिक में याद रखना कि जो आपको बाएं तरफ लिखा होता है इक्वल्स टू के बाएं साइड, वो चला जाता है ऊपर d के साथ। देखो इधर x था तो वो ऊपर चला गया, यहाँ y है तो वो ऊपर गया, और जो इस साइड वेरिएबल है वो नीचे जाएगा, यहाँ निकलेगा dy बटा d थीटा। एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ x को चेंज करेंगे, पावर पे मत जाओ, वेरिएबल देखो, वेरिएबल इधर x, इधर वेरिएबल v, तो x के बदलने से कौन बदल जाएगा? v। यानी v किसका फंक्शन है? x का। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? v का होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। dv बटा dx।
तो हमने इन सारे एग्जाम्पल से आपको ये सिखा दिया कि कौन कब किसका फंक्शन कहा जाता है और किसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है। इसके बाद हम आपको रूल्स बताएंगे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो जब रूल पढ़ लोगे तब क्वेश्चन आना शुरू करोगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहला फॉर्मूला अभी हम आपके सामने लिखने वाले हैं। इन सारी बातों को आप कर लीजिए नोट। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे बातें सीख ली। अब हम बिल्कुल एक इसका रूल आपको बताते हैं और उसी पे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं और बहुत इजी है। डिफरेंशिएशन से आसान मैथमेटिक्स में कोई हिस्सा ही नहीं है। जैसे ही आपको हम रूल बताएंगे आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो बिल्कुल हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला जो हम आपको रूल सिखाने जा रहे हैं, रूल नंबर 1, ये वैसे फंक्शन के लिए है जहाँ पे कुछ कांस्टेंट पावर होगा। यानी एक फंक्शन y, दूसरा फंक्शन x, एक वेरिएबल y, दूसरा वेरिएबल x, और उस वेरिएबल x के ऊपर में कुछ पावर है, कुछ पावर है ये n एक कांस्टेंट पावर है। यहाँ पे n हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पावर है। तो अब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस तो पहले ही समझा चुके हैं। y और x वेरिएबल है और पावर उस पर क्या है, कांस्टेंट। और अब यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानो कौन किसका फंक्शन है। तो हमने कहा था अगर आप x को बदल दोगे तो y बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि y किसका फंक्शन होगा, x का। तो अगर y x का फंक्शन होगा तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे dy/dx। क्या कैलकुलेट करेंगे, dy/dx, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर x इधर होता, y इधर होता तो dx/dy। जनरली क्योंकि बुक वगैरह में इसी हिसाब से फंक्शन दिया हुआ रहता है तो हम लोग हमेशा dy/dx ही कैलकुलेट करते हैं ज़्यादातर डिफरेंशिएशन में। तो हमने पहले भी कहा था कि लोगों को ऐसा लगने लगता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही dy/dx होता है। फिर से हम एक बार क्लियर कर दें, dy/dx हमने इसलिए लिखा क्योंकि y x का फंक्शन था। अगर यहाँ चेंज कर देंगे तो ये पैटर्न भी बदल जाएगा। तो चलिए इसका रूल आपको हम बताते हैं। dy/dx आप लिख रहे हो तो देखो क्या करना है, यहाँ पर y को देते हैं ब्रैकेट, ऑपरेटर को पहले लिख देना। ऑपरेटर कौन है यहाँ पे, d/dx, और y का वैल्यू यहाँ ऊपर से उठा लो। कितना है y का वैल्यू, x पे पावर n, और इसे हमें करना है डिफरेंशिएट, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx होगा जितना यहाँ पे पावर रहेगा ना ऊपर में, वो पावर बन जाएगा इसका कोफिशिएंट, मतलब वो नीचे आ जाएगा। n को कहाँ उतार दीजिए, नीचे, n नीचे आ गया, और x को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और जितना पावर है उसमें से 1 कम कर दीजिए। यानी पावर वाला डिफरेंशिएशन जब भी आपको मिले, पावर वाला टर्म जब भी आपको मिले, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर को कहाँ ले आना है, नीचे, मतलब वो बन जाएगा कोफिशिएंट, और पावर में 1 कर देना माइनस। ये डिफरेंशिएशन का रूल हो गया अगर आप वेरिएबल पे कुछ कांस्टेंट पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब। हमने ये फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। ये फॉर्मूला का प्रूफ आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के लिमिट चैप्टर में। हमने आपको शुरू में कह दिया था वी आर डीलिंग विद मैथमेटिकल टूल्स, यानी हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूला को फिजिक्स में डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चला गया। एक दो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है y = हमसे कहा गया x² का डिफरेंशिएशन करो, y = x²। तो कुछ नहीं करना है, y किसका फंक्शन है, x का, तो निकलेगा क्या, dy/dx। हमने आपको क्या समझाया, आप चाहें तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैथ्स में सारा स्टेप दिखाना होता है, फिजिक्स में सारा स्टेप दिखाने की आवश्यकता है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। हमने आपको रूल क्या बताया, जो भी पावर रहेगा, तो देखो तो n की जगह पर 2 है, पावर की जगह पर कितना है 2, पावर कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2 कहाँ आ गया नीचे, उसके बाद x, अब पावर में से 1 माइनस कर देना है ना, तो 2 में से 1 क्या कर दो, माइनस, n-1। तो देखिए तो फाइनली आंसर क्या आया, 2x। यानी x² का डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 2x। क्लियर है एकदम। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया क्वेश्चन में x = t पे पावर -4, और इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब ये y और x वाला फंक्शन नहीं रहा, अब x और t का फंक्शन आ गया। तो अब आप कहोगे फॉर्मूला में तो y और x लिए थे और वहाँ ले लिए x और t, तो ये तो फिजिक्स से मैथ है, यहाँ तो कुछ रट के काम चलेगा नहीं, है तो कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। कॉन्सेप्ट आप जान रहे हो कि ये चेंज हो सकता है। अब पता करो कौन किसका फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, t का। तो यहाँ क्या कैलकुलेट होगा, पहले ही हमने बताया था dx/dt। रूल नहीं चेंज होगा, रूल जो है वही रहेगा। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, जब भी कांस्टेंट पावर मिले उसे नीचे ले आइए, प्लस में हो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। -4 पावर में पूरा -4 नीचे ले आओ, t लिख दो, x की जगह पे क्या है t, तो t लिख दो। अब पावर में से 1 माइनस करना है ना, तो -4 - 1, यानी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा -4 t⁻⁻5। ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, x = t पे पावर -4 का।
ये निकल गया हमारा dx बटा dt। अगर मान लीजिए हमें कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन मिल जाए, y बराबर रूट एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जा सकता है? तो देखिए रूट एक्स को हम लोग अगर चाहें तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर हाफ। अब तो इस फॉर्मेट पे आ गया, y भी है x भी है, पावर भी कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा क्या निकालना है, y x का फंक्शन है तो इस दफ़ा क्या निकलेगा, dy बटा dx। क्या करना है, पावर को नीचे लाना है, तो 1/2 कहाँ आ गया, कोफिशिएंट बन गया। अब पावर में से एक माइनस कर देना है, यही फॉर्मूला है। पावर नीचे आ गया, 1/2 नीचे, पावर में से एक क्या हो गया, माइनस। क्या बचेगा यहाँ से देखो तो ज़रा, हाफ एक्स। अब हाफ में से एक जाएगा तो माइनस हाफ, यही होना है। अब देखिए माइनस है, अगर इसको प्लस बनाना हो तो इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, यानी 1/2, और x अगर नीचे आ जाएगा तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, dy बटा dx। अब आप इसे चाहो तो x पे पावर हाफ को फिर से क्या लिख दो, रूट, x पे पावर हाफ को फिर से क्या लिख दें, रूट, यानी रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या गया हमारा, 1/2 रूट x। अगर यहीं पे रहता y इक्वल्स टू रूट अंडर t रहता तो फिर dy बटा dx नहीं निकालते, dy बटा dt निकालते और आंसर आता 1/2 रूट ओवर t। तो x y z a b c d चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रूल हमने आपको दे दिया डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल वही है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक काम करते हैं, यहीं तक रहते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो को देखकर बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे और आगे के रूल्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।